दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी जो ढोल बजा रही थी, मिठाई बांट रही थी कि उनको शराब घोटाले में क्लीन चिट मिल गई है, अब उस क्लीन चिट पर काल बलकर कोर्ट ने प्रहार किया है। कोर्ट ने सीबीआई के अफसरों पर की गई टिप्पणी पर तत्काल रोक लगाई और अब यह जाहिर कर दिया कि अभी हम इस मामले की सुनवाई करेंगे तो जितने भी आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 के 23 आरोपियों को, जिन्हों को सीबीआई ने आरोपी बनाया, उन सबको नोटिस दिया गया है और 16 मार्च की तारीख तय कर दी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट ने कोई लंबी तारीख नहीं दी है, इस पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि अब हाई कोर्ट का यह कहना है कि जो ईडी की भी कार्रवाई चल रही है, ये ईडी के बारे में भी इसी तरह की बातें करेंगे और इसलिए अब हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि जब तक हम इस मामले की सुनवाई पूरा नहीं कर लेते तब तक सीबीआई क्या कर रही है इसके मामले में फैसला नहीं कर देते तब तक ईडी की कार्रवाई स्थगित रहेगी। यानी अब यह तय होगा कि अरविंद केजरीवाल जो अभी तक ढोल नगाड़े बजाकर और मीडिया में उछल उछल कर यह कह रहे थे कि देखो केंद्र की सरकार ने हमें फंसाने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया, अब पता चलेगा जब हाई कोर्ट पूरी जांच करेगा, सबूत देखेगा, तथ्य देखेगा और हाई कोर्ट जब फैसला करेगा तो यह भी पता चलेगा कि जो निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया है, वो जो कहा कि कोई केस ही नहीं बनता, सीबीआई अफसरों को जो फटकार लगाई और जिस तरह की बातें देश के अंदर चल रही थी कि कहीं ना कहीं कोई खेला हुआ है, अरविंद केजरीवाल से मिलीभगत हुई है, नहीं तो इस तरह की बात कोई कैसे कर सकता है। आप देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने अब हाई कोर्ट में जो दलील रखी, उन्होंने बताया कि भाई एक सरकारी गवाह है दिनेश अरोड़ा नाम का, उसका बयान है और सरकारी गवाह की बात को कोर्ट सबसे पहले मानता है। तो सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ये कह रहा है कि वो जो रिश्वत है वो मेरे सामने दी गई और रिश्वत देने वाले का वो पीए है। जब एक आदमी का पीए जिसके सामने रिश्वत दी गई वो कोर्ट में खड़ा होकर बयान दर्ज करा चुका और वो ये कह रहा है कि साहब मेरे सामने रिश्वत दी, उसके सबूत कहां है? तो मोबाइल में, और मोबाइल कहां है? तो इन्होंने तोड़ दिए। तो एक केस तो सीधा बनता है कि अगर किसी केस में गवाह है, उसके डेटा हैं, सबूत हैं, ऐसे में आप अगर सबूतों को नष्ट करते हैं, मोबाइल फोन तोड़ते हैं, तो आरोप तो बनता है। मनीष सिसोदिया, केजरीवाल समेत, आपको जान के आश्चर्य होगा और ये पता तो है ही है, 170 आईफोन नष्ट किए गए। आप और मैं फोन रखते हैं, आप याद करिए पिछले 10 साल में आपने कितने टेलीफोन यूज किए हैं, आईफोन यूज किए हैं या मोबाइल जो भी आप यूज करते हैं। 10 साल में 10 मान लेते हैं, लेकिन आप सोचिए कि ये 4-5 लोगों की चौकड़ी ने 170 फोन यूज किए, तोड़ते गए, सिम तोड़ दी। क्यों तोड़ रहे थे भाई? अगर कोई घोटाला नहीं किया, आपने कोई घपला नहीं किया, तो फिर आप फोन क्यों तोड़ रहे थे? यही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट में दलील रखते हुए ये कहा कि सीबीआई ने जब ये इनसे सवाल पूछे हैं, ये सवाल उठाए हैं, इनको क्यों इग्नोर किया गया? कोई भी कोर्ट ये तो सवाल पूछेगी ना, लेकिन निचली अदालत ने ये पूछा ही नहीं, सरकारी गवाह की गवाही नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब तो ये सारा का सारा जो मामला है ये कहीं ना कहीं घपला है और इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट से जो दलील रखी, अब हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, हम देखते हैं अब इसमें अगर निचली अदालत की भी कोई कमी रही है तो उस पर भी अब कार्रवाई करेंगे और यदि सीबीआई की गलती है तो सीबीआई पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे, इनकी बात सुनेंगे, ये क्या जवाब देते हैं, सीबीआई के सामने क्या जवाब दिया, अब उसका अलग रख दो उस फाइल को। भाई इनसे पूछा है सीबीआई ने कि आपने 170 फोन क्यों तोड़े, सिम क्यों तोड़े, ऑफिस से फाइलें गायब क्यों की, पब्लिक के नाम पर आपने जनता को मूर्ख बनाया। आपने कहा पॉलिसी बनाने के पहले हमने जनता की राय मांगी, तो आपने जनता की राय के नाम पर जो ईमेल किए उसमें घोटाला किया कि अपने ही लोगों से ईमेल करवाए। ये काम क्यों कराया? फिर पॉलिसी अगर ठीक थी और तुम दोषी नहीं थे तो तुमने पॉलिसी वापस क्यों ली? अब ये सीबीआई का जवाब जो दाखिल है कोर्ट में,
निचली अदालत ने कहा है कोई सबूत नहीं है। तब फिर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि अब हम खड़े करके उनसे कटघरे में पूछेंगे, हमें बताओ। आपने कहा सीबीआई ने हमें गलत फंसाया, आपने कहा केंद्र सरकार ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया, तो ठीक है, ईडी सीबीआई के अधिकारियों ने आपसे क्या सवाल पूछे, आपने क्या उत्तर दिया, उस फाइल को बाद में खोलेंगे। पहले आप डायरेक्ट हमारे सामने खड़े होइए और इन बातों का उत्तर दीजिए। अब इसमें क्या होने वाला है, जब जज साहब सामने बैठेंगे और इनसे सवाल वकील करेंगे, जैसा आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा कि मुलजिम जो आरोपी है उसको खड़ा किया गया है, सवाल जवाब हो रहे हैं, जज साहब सुन रहे हैं। अब इनसे पूछा जाएगा एक एक करके और ये क्या जवाब देते हैं अब ये देखा जाएगा। और अगर वो जवाब सीबीआई की फाइल में दर्ज जवाबों से मैच करता है फिर तो ये सिद्ध हो जाएगा कि सीबीआई ने कोई गलत उत्तर चार्जशीट में लिखा नहीं है। यही जांच करने का अब टाइम है। अब इसमें ये बुरी तरह फंसेंगे। अभी तक इनके वकीलों की तरफ से जो बातें करी गई, वकील अपनी तरफ से कोई चीज पेश कर रहा है, लेकिन अब इस मामले में अब आप समझे डायरेक्ट जज सुनवाई करेंगे। और जब जज इस मामले की सुनवाई करेंगे तो इस मामले में अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाकी है, लेकिन जिस तरह से सीबीआई के ऊपर टिप्पणी की निचली अदालत ने और हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, यह भी केजरीवाल को अपने आप में एक झटका है। और केजरीवाल इस बात को, अब हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, इसको लेकर सदमे में है। इनको लग रहा था निचली अदालत ने बरी कर दिया, अब तुम हल्ला गुल्ला करो, पंजाब का चुनाव आ रहा है उसमें आप इसका प्रयोग करो और आप निर्दोष साबित होकर के और जाओ और मौज करो। लेकिन अब मौज ये खत्म होने वाली है, क्योंकि जल्दी इसकी सुनवाई होगी। 16 तारीख को सुनवाई हो जाएगी, इनकी गवाही पूरी हो जाएगी। मार्च खत्म होते होते तो इस मामले में हाई कोर्ट ये फैसला दे देगा कि जो सीबीआई ने आरोप लगाए हैं वो सही हैं या गलत, और इसके बाद केस चलेगा। जिस तरह से इस मामले में तर्क रखे गए हैं, उन्होंने कहा तुषार मेहता ने कि इस मामले में सीआरपीसी की धारा 161, 164 के बयान जो हुए हैं उसकी गुणवत्ता में फर्क पड़ता है। धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट पूछते हैं, उन पर कोई दबाव तो नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास धारा 164 के तहत दर्ज ऐसे गवाहों के बयान हैं जो विस्तार से बताते हैं कि कैसे साजिश रची गई, कैसे पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में रिश्वत दी गई। तब आप सोचिए, 164 का बयान आपने सुना होगा, अगर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कोई व्यक्ति कराता है, उसके बाद उस व्यक्ति की डेथ भी हो जाए, तो वो बयान अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। और इसीलिए 164 में बयान कराए गए, कल को इन पर कोई दबाव ना आ जाए, उनको मार ना दिया जाए, वो देश छोड़ के न चले जाएं। और 164 के बयान दर्ज में आप सोचें कि कोई कोर्ट ये कहे कि कोई दमदार बात ही नहीं है, यही आशंका पैदा करता है। और इसीलिए निचली अदालत के डिस्चार्ज ऑर्डर पर तो रोक लगाने से मना किया हाई कोर्ट ने, लेकिन सीबीआई और उसके अधिकारी के खिलाफ जो टिप्पणी की उस पर तत्काल रोक लगा दी है। अब इस मामले में केजरीवाल फंसे ही फंसे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने इस पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में सीबीआई मामले में जो आपके राष्ट्रीय संयोजक और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को नोटिस जारी किया हाई कोर्ट ने, ये बता रहा है कि जैसे जैसे जांच होगी कोर्ट के सामने तथ्य आएंगे। आज जो फैसला हुआ है सीधे सीधे वो दिल्ली को कलंकित करने वाला घोटाला है, निर्णय आएगा आपके सामने होगा। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा। और जांच एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था उसको चैलेंज किया है और उस पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जांच एजेंसी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में जो टिप्पणी की गई थी उस पर स्टे लगाया जाता है और ईडी जो अपनी जांच कर रही है उसके ऊपर ट्रायल कोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपनी जांच करती रहेगी। लेकिन साथ साथ आज जांच एजेंसी ने बताया कि कितने साक्ष्य जांच के दौरान उन्होंने इकट्ठे किए हैं, वो जमा कराए गए हैं, लेकिन उनको ट्रायल कोर्ट द्वारा नजरअंदाज किया गया है। कुछ की व्याख्या मैंने भी की है कि ये चीजें कैसे छूट सकती हैं। एक न्यायिक एक पैनल बनाया गया था शराब पॉलिसी के लिए, जिसमें बड़े बड़े जज थे, जिन्होंने बड़े बड़े एडवोकेट्स जिन्होंने उस पर अपनी राय दी थी।
लेकिन जब कैबिनेट नोट बनता है तो वो फाइल गायब कर दी जाती है, उसका जिक्र नहीं आता है, और वो बाद में वही फाइल मनीष सिसोदिया के पास से बरामद होती है। तो फॉरेंसिक जांच में मनीष सिसोदिया का वो कंप्यूटर उसमें जिसमें वो ड्राफ्ट किया गया वो भी पता चलता है कि वो उसके प्राइवेट लैपटॉप से टाइप, मतलब कई सारे फ्लॉज हैं जो मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे जांच आगे हाईकोर्ट में बढ़ेगी सामने आएगा। लेकिन आज का जो फैसला है वो सीधा सीधा शराब घोटाला, जो इस दिल्ली को कलंकित करने वाला घोटाला, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जो बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं आम आदमी पार्टी के, उन सबकी कलई खोलने के लिए काफी है। और आने वाले समय में जो निर्णय आएगा आप सबके सामने होगा। वो तो लगातार सुना आपने, वीरेंद्र सचदेवा साफ कह रहे हैं ये केजरीवाल के लिए अब ये मुसीबत है, जो ये नाच कूद रहे थे ये सब खत्म। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा, दिल्ली उच्च न्यायालय में जो लंबित तार्किक सुनवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अभियुक्तों को जो शराब घोटाले में बरी किए जाने विरुद्ध याचिका दायर हुई थी उसके स्वीकार करने का हम स्वागत करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्ट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भी इस पर टिप्पणी की है। भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के पूरे इस घोटाले को एक बार फिर से मीडिया के सामने खुलासा किया है, जिसको आप सुनिए। हम सब जानते हैं मनीष सिसोदिया, जिन्हें उस पूरे प्रोसीडिंग में A8 नंबर दिया हुआ है, उन्होंने अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए प्राइवेट पॉलिसी, एक एक्साइज पॉलिसी बनाई प्राइवेट पार्टी को साथ लेकर। 31/12/2020 से लेकर 21 जनवरी 2021 तक जनता से सुझाव मांगे गए। अब सुझाव के नाम पे क्या हुआ कि गवाह संख्या 92 इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो सीबीआई ने दर्ज किया है इसमें। गवाह संख्या 92 जाकिर खान फर्जी सुझाव ईमेल के आधार पर जुटाता है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि उस समय इस एक्साइज पॉलिसी पर राय देने के लिए एक लीगल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई साहब, के.जी. बालाकृष्ण साहब, मुकुल रोहतगी साहब, उन सब ने अपनी एक राय दी थी। लेकिन उस राय को दरकिनार कर दिया जाता है, और जब एक्साइज पॉलिसी पे फैसला होता है उस फाइल को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा ही नहीं जाता। आप देखिए षड्यंत्र कैसा था। नाम बड़े सम्मानित जजों के, लेकिन उनकी राय को छुपा दिया जाता है, उस फाइल को गायब कर दिया जाता है जब एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही है। और जब जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की तो वो फाइल मनीष सिसोदिया के पास से बरामद हुई है। इस चीज को नजरअंदाज किया गया। फाइल को गायब करके मनीष सिसोदिया ने अपना एक कैबिनेट नोट चलाया अरविंद केजरीवाल की सहमति से, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी बना दी। और मजे की बात है, एक्साइज पॉलिसी बना रहे थे तो एक्साइज कमिश्नर को उस मीटिंग से बाहर रखा कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपने आप में एक्सपर्ट हैं, हम जानते हैं, शराब के व्यापारी हम खुद, हम बताएंगे कि कैसे हमको एक्साइज पॉलिसी बनानी है। ये वो सब फ्लॉज हैं जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में दिखाई देते हैं, और ये सब बातें उसमें लिखी हैं। अपनी जांच एजेंसी ने, सीबीआई ने ये सब बातें दी हैं। मनीष सिसोदिया के ऑफिस वाले कंप्यूटर से फॉरेंसिक जांच में पता चलता है कि मीटिंग की रिपोर्ट फर्जी उसके अपने कंप्यूटर से बनाई गई थी। कैसे 5% का मार्जिन 12% किया गया, योग्यता की जो लिमिट थी 100 करोड़ उसे 500 करोड़ रुपए किया गया। और ये सब जो पॉइंट चेंज किए गए, ये वही जो साउथ ग्रुप था जिसने ड्राफ्ट दिया था 36 पेजों का, उसके आधार पर ये सब एक्साइज पॉलिसी में जोड़, मतलब इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो इस ऑर्डर में अनदेखी की गई, जिसकी बार बार जिक्र किया कि सीबीआई ने जो जांच की थी वो साक्ष्यों के आधार पर की थी। 2 मोबाइल फ़ोन मनीष सिसोदिया ने नष्ट किए। कहाँ गए वो मोबाइल फ़ोन? एविडेंस है व्हाट्सएप चैट्स के।
व्हाट्सएप चैट्स क्या है? विनोद चौहान हवाला ऑपरेटर, 44 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा रुपए गोवा चुनाव के लिए दिए जाते हैं। वो चेन आइडेंटिफाई हो रही है लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता है। कैसे 5% का मार्जिन 12% किया गया? योग्यता की जो लिमिट थी 100 करोड़ उसे 500 करोड़ रुपए किया गया। और ये सब जो पॉइंट चेंज किए गए, ये वही जो साउथ ग्रुप था जिसने ड्राफ्ट दिया था 36 पेजों का, उसके आधार पर ये सब एक्साइज पॉलिसी में जोड़, मतलब इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो इस ऑर्डर में अनदेखी की गई, जिसकी बार बार जिक्र किया कि सीबीआई ने जो जांच की थी वो साक्ष्यों के आधार पर की थी। 2 मोबाइल फ़ोन मनीष सिसोदिया ने नष्ट किए, कहाँ गए वो मोबाइल फ़ोन? एविडेंस है व्हाट्सएप चैट्स के। व्हाट्सएप चैट्स क्या है? विनोद चौहान हवाला ऑपरेटर, 44 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा रुपए गोवा चुनाव के लिए दिए जाते हैं। वो चेन आइडेंटिफाई हो रही है लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता है। और आज के इस मूल रूप में सीबीआई के जो तरफ से कहा गया है कि रिश्वत देने वाले समूह ने नीति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में व्हाट्सएप चैट, ईमेल और अन्य डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध हैं। रिश्वत की राशि हवाला माध्यम के चैनल से ट्रांसफर की गई। विजय नैयर की क्या भूमिका वो स्पष्ट की गई। विजय नैयर जो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था, वो इस पूरी डील का संपर्क का माध्यम बना। इसके अलावा जांच एजेंसी ने जो जो साक्ष्य एकत्र किए हैं, एक व्यक्ति जिसका जिक्र आज भी डिस्कशन में आया, बुच्ची बाबू, उसके साथ जो चैट हुई है वो इस षड्यंत्र को कोरोबरेट करता है कि हाँ भाई इसमें लेन देन हुआ है। और यह मामला केवल आरोपों पर आधारित नहीं है बल्कि ठोस डिजिटल साक्ष्य इसमें अवेलेबल हैं। कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं और हम सब इस बात को जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत जो बयान दर्ज किए जाते हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने ही दिए जाते हैं, जिसमें से मुकरने की गुंजाइश नहीं रहती है। उन बयानों को भी नजरअंदाज किया गया। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और एक बार फिर जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये सब के सब जो जमानत पर छूटे हैं ये जेल में जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा झटका केजरीवाल और उसकी पार्टी के लिए है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।